नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी और आज मुद्दा है मिशन 2023 और बात करेंगे कांग्रेस ग्वालियर चंबल में महाराष्ट्र से मुकाबले की किस तरह से तैयारी कर रही है। जो तरह सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने के बाद से कांग्रेस को ग्वालियर में एक कद्दावर नेता की तलाश है, इसलिए कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में डॉक्टर गोविंद सिंह की नियुक्ति कर सिंधिया के विकल्प के रूप में तैयार करने की कोशिश की। इसके बाद अब दिग्विजय सिंह मोर्चे पर है। संभाग स्तर की बैठक लेकर दिग्गी राजा ने महाराजा से मुकाबले की तैयारी शुरू कर दी है। बैठक में एकजुटता का पाठ पढ़ाया गया, लेकिन इस बैठक से पूर्व एक पोस्टर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। यह पोस्टर जय विलास पैलेस के बाहर लगा हुआ है, जिसमें सिंधिया को कमलनाथ की पीठ में छुरा घोंपते दिखाया गया है। इस पर भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है, लेकिन सवाल यह है, क्या उपचुनाव में गद्दारी का मुद्दा आजमा चुकी कांग्रेस मिशन 2023 में फिर इस मुद्दे को बनाने जा रही है? और क्या यह मुद्दा कारगर साबित होगा? और क्या कांग्रेस ग्वालियर चंबल में अपनी खोई हुई ताकत फिर हासिल कर पाएगी? तो महाराजा से मुकाबले की तैयारी पर चर्चा शुरू करें, उससे पहले देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के लिए अहम बन चुका है। 2023 के चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस का पोस्टर वार। कमलनाथ की पीठ में छुरा घोंपते दिखाए गए सिंधिया। दिग्गी गोविंद सिंह राम लक्ष्मण के रूप में सिंधिया पर तीर चला रहे। हनुमान बने सज्जन सिंह संजीवनी बूटी वाला पहाड़ लेकर उठते दिखे। सिंधिया के लिए लिखा, गद्दारी से नाता है, छुरा घोंपना आता है। दिग्विजय सिंह के लिए लिखा, वफादारी से नाता है, तीर चलाना आता है। पानीपत की लड़ाई से लेकर वीरांगना लक्ष्मीबाई जी, उसके बाद हमारे जो मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के पीसी मिश्रा जी, और उसके बाद कमलनाथ जी, जिस परिवार ने निरंतर गद्दारी की है उनको इसमें इंगित किया गया है। और ये गद्दारों को सर्वनाश करने के लिए नीचे दो योद्धा माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में चंबल क्षेत्र में आ चुके हैं, माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय गोविंद सिंह जी, और उनका जो तीर चलेगा तो गद्दारों का हाथ कट के दूर गिरेगा 23 में। वहीं कांग्रेस की चुनावी तैयारियों और सिंधिया के खिलाफ लगाए गए पोस्टर को लेकर सियासत भी तेज है। पोस्टर मामले में बीजेपी ने शिकायत करने की भी बात कही है। ग्वालियर चंबल संभाग में बैठक लेने जो सज्जन गए हैं, उनकी अगवानी करने तक लोग नहीं आए। आज एक अखबार में बड़ी खबर छपी इस बात की कि वे पहुंचे और कोई लेने नहीं आया, विधायक वहां के लेने नहीं आए। आप समझ लीजिए कांग्रेस की ग्वालियर चंबल में स्थिति कैसी है। रही बात खंजर की, तो मैं कहता हूं बार बार, छुरा भोंकने का काम पीठ में नहीं छाती में किया कांग्रेस ने। और ऐसी सरकार अगर गिर गई और किसी का योगदान है, सिंधिया जी का योगदान है, तो हमें इस बात पर गर्व है कि उन्होंने राजदंड जो दिया जाता है उसका काम किया। सिंधिया के कारण सरकार गंवाने वाली कांग्रेस भी ये जानती है कि अगर 2023 में सरकार बनानी है तो सिंधिया का तोड़ तलाशना पड़ेगा। शायद इसलिए कांग्रेस ने सिंधिया के क्षेत्र से नेता प्रतिपक्ष बनाया। कांग्रेस हर वो पैतरे अपना रही है जिससे सिंधिया के गढ़ में सेंध लगाई जा सके। लेकिन जिस तरह से चुनाव से पहले पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीजेपी में जाने की झड़ी लगी हुई है, ऐसे में सवाल ये कि क्या सिंधिया के गढ़ में गोविंद सिंह के सहारे कांग्रेस जीत का परचम लहरा पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धार्थ राजावत, बीजेपी नेता गोविंद मालू और वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी। तीनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। सूर्यकांत जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। एक तीर चलाया था कांग्रेस ने उपचुनाव में, वो वापस उसके तर्कस में आ गया, फिर चलाने की तैयारी है या उसकी शुरुआत कर दी है। वो है गद्दारी का मुद्दा, जो उपचुनाव में कारगर नहीं हुआ। आपको लगता है कि वो जो मिशन 2023 रणनीति बना रही कांग्रेस, उसमें कारगर साबित होगा? देखिए, यह मुद्दा कितना प्रभावी या अप्रभावी है चुनाव के समय पता लगेगा। लेकिन अगर आप उपचुनाव के समय कांग्रेस वहां पर एकदम से शून्य स्तर पर खड़ी हो गई थी, क्योंकि सिंधिया जी के साथ साथ उनके सारे समर्थक
सारे के सारे लोग भाजपा में आ गए थे। और भाजपा में जब वो आ गए थे तो उनका संगठन वहां शून्य के स्तर पर पहुंच गया था। 2-4 गिने चुने नेताओं को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरा संगठन नेस्तनाबूद हो गया था। और परिस्थितियां बहुत सारी विपरीत थी, क्योंकि सरकार भी गई। सरकार जाने के बाद का जो कांग्रेस का कार्यकर्ता था वो एकदम से निराशा के भाव में चला गया था। दूसरा फिर सिंधिया, और सिंधिया के साथ उनके सारे के सारे समर्थक चले गए थे। आप भी जानते हैं कि जब कांग्रेस में थे सिंधिया जी, तो सिंधिया जी के बगैर मर्जी से ग्वालियर चंबल अंचल में ना तो संगठन में कोई पदाधिकारी बन पाता था, टिकट में भी उनकी अधिकांश बात सुनी जाती थी और उनकी पसंद नापसंद के हिसाब से ही टिकट मिलते थे। तो उस समय कांग्रेस एकदम शून्यता के स्तर पर आ गई थी। अगर उस स्तर पर आने के बाद भी 9 सीटें उपचुनाव में कांग्रेस ने जीती हैं तो इस कांग्रेस की उपलब्धि के रूप में माना जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि कांग्रेस निश्चित रूप से अपनी रणनीति के हिसाब से सिंधिया जी को टारगेट कर रही है और उसी टारगेट का फल है तो गोविंद सिंह जी को नेता प्रतिपक्ष का दायित्व दिया गया है और दिग्विजय सिंह जैसे नेता को वहां का प्रभारी बनाया गया है। और दोनों नेता एक साथ अगर आज बैठक कर रहे हैं तो कांग्रेस के हिसाब से अगर आप देखें तो कांग्रेस के लिए अच्छी बात है। और उस बैठक में मैंने जैसा देखा, जो तस्वीरें आई हैं, उस तस्वीर में अगर आपने देखा होगा तो दिग्विजय सिंह जी और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह भी आम कार्यकर्ता के साथ या आम पदाधिकारी के साथ तो पहले भी बहुत दौरे कर चुके हैं सूर्यकांत जी, लेकिन जो बीजेपी तंज कस रही है कि कोई अगुवाई करने भी नहीं पहुंचा था जब दिग्विजय सिंह जी वहां पहुंचे तो, और ये भी कह रही है कि वहां से सर्वाधिक लोग सेना में जाते हैं, वीरों की भूमि है, और यदि वहां पे दिग्विजय सिंह जो लगातार देश के खिलाफ बोलते रहते हैं तो उनके जाने से और नुकसान ही होगा। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि ग्वालियर चंबल अंचल से सर्वाधिक सैनिक बनते हैं और जो जाके देश की रक्षा के लिए सीमा पर खड़े रहते हैं और बलिदान भी देते हैं। उसे वीरों की भूमि कहने में कोई बुराई नहीं है, वाकई वीरों की भूमि है। लेकिन यह बात भी सत्य है कि कांग्रेस का वहां अपना प्रभाव है। गोविंद सिंह जैसे नेता जिन्हें ग्वालियर चंबल में तमाम विरोधों के बाद भी आपने देखा होगा हर चुनाव लगातार जीतते आए, उन्होंने अजय नेता के रूप में माना जाता है। चाहे धार्मिक लोग हों या सिंधिया परिवार रहा हो, सिंधिया परिवार को तो उनका घोर विरोधी माना जाता है। उस सबके बावजूद उनका अपना वजूद है, अपना प्रभाव है। और यही वजह है कि जब आपने देखा होगा कि भाजपा की लहर चली, उसके बाद भी गोविंद सिंह वहां पर जीत कर आए, वो लगातार जीतते आ रहे हैं। जीरो नहीं पहुंचा सकते वहां पे, ये तो बात मान लिया आपकी सूर्यकांत जी। लेकिन सिद्धार्थ जी, वीरों की भूमि पर गद्दारी का पोस्टर, क्या फिर वही मुद्दा रहेगा? इसी मुद्दे के सहारे ग्वालियर चंबल में अपनी जमीन मजबूत करेगी कांग्रेस? ब्रजेश जी, आपकी आवाज नहीं आई है, एक बार दोबारा एक बार बताएंगे। वीरों की भूमि पर गद्दारी का पोस्टर छाया हुआ है, तो क्या फिर वही मुद्दा रहेगा जो उपचुनाव में आप आजमा चुके हो? उसी मुद्दे के सहारे फिर ग्वालियर में अपनी खोई हुई जमीन तलाश करोगे, तैयार करोगे? चंबल की भूमि को वीरों की भूमि के रूप में पहचाना जाता है, पर अब देखिए किस प्रकार से 1857 के बाद किस प्रकार से हमारे चंबल क्षेत्र को एक गद्दार के रूप में पेश किया गया। सुभद्रा कुमारी चौहान ने ये बात बोली है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। तो आज हमारे जो वीर हैं, जो क्षत्रिय हैं, जो जाके रण में लड़ते हैं, जिनका विदेशों तक डंका बजता है, आज उनके क्षेत्र को गद्दारी के नाम से पहचाना जाता है। तो हम आप वो बताना चाहते हैं कि ये देश शहीदों का है, ये प्रदेश शहीदों का है, ये क्रांतिकारियों का है। वो क्रांतिकारी, लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि वहां पे दिग्विजय सिंह वोट मांगेंगे तो वोट जो मिल रहे थे वो भी नहीं मिलेंगे, जितनी सीटें आ गई हैं वो भी नहीं आएंगी। शायद ये भारतीय जनता पार्टी गलत फहमी में है, उनको मालूम नहीं है कि माननीय दिग्विजय सिंह जी का कितना बड़ा वोट बैंक है मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र के अंदर। उनके घर घर में उनकी पेट है। वो एक एक कार्यकर्ता को नाम से जानते हैं, एक एक कार्यकर्ताओं के साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं और उनके घर में जाते हैं। और वहीं उसके अगर आप उलट देखें तो ये वही सिंधिया थे जो अपने महल में 3-3 घंटे घर लेकिन आपका पोस्टर तो कह रहे हैं कि सज्जन सिंह वर्मा हनुमान साबित होंगे वहां पर। कांग्रेस कार्यालय उठा के महल में शिफ्ट कर लिया था और 47 के बाद जब सिंधिया कांग्रेस छोड़ के गए तो कार्यकर्ताओं को लगा कि अब हम आजाद हुए हैं। आपके पोस्टर में तो हनुमान सज्जन सिंह वर्मा को दिखाया जा रहा है कि वो संजीवनी लेकर आ रहे हैं। कौन सी संजीवनी है जो जागृत कर देगी? या कांग्रेस को खुद ही मान रहे हैं आप कि ग्वालियर चंबल में मूर्छित अवस्था में है? वो कांग्रेस के पोस्टर ने खुद मान लिया। शायद आपने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि माननीय कमलनाथ जी के पीठ में खंजर घोंपा है, उसके लिए संजीवनी बूटी लेके हमारे माननीय सज्जन वर्मा जी लेके आ रहे हैं और नीचे से तीर चल रहा है।
माननीय दिग्विजय सिंह जी का और माननीय गोविंद सिंह जी का, जो हाथ काट के गद्दार का दूर फेंकेंगे और 23 के चुनाव में धूल चटा देंगे गद्दारों को। ठीक है मालू जी, वही मुद्दा, नया कुछ ब्रजेश नहीं। जी, ग्वालियर चंबल में आप पहले कह रहे तो हैं मैं- कि पीठ में नहीं सीने में ब्रजेश जी। चाकू घोंपा है और राजदंड दिया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि गद्दारी की है। और अब तो सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता आप कभी सुनाया करते थे वो सुना रहे हैं, कांग्रेसियों ने भी रट ली है। ब्रजेश जी, मैं सब बातों का जवाब दूंगा, जी। लेकिन सबसे पहले तो सिद्धार्थ जी की इस स्वीकारोक्ति, जो वो इतना एक कांग्रेस का प्रवक्ता इस बात को समझ रहा है कि दिग्विजय सिंह जी की कितनी लोकप्रियता है, कितना जनाधार है, लेकिन कांग्रेस इस बात को समझ नहीं पा रही है। 10 साल के मुख्यमंत्री रहे इस व्यक्ति को किसी ने अपना पोस्टर बॉय नहीं बनाया। वचन पत्र में भी सिंधिया जी और कमलनाथ जी के फोटो थे। तो क्या कांग्रेस को मैं सलाह दूंगा कि सिद्धार्थ जी की बात को मानते हुए अगली बार दिग्विजय सिंह के नाम से वोट मांगे तो बेहतर होगा, कांग्रेस का भी कायाकल्प होगा, कांग्रेस का भी उद्धार होगा। दूसरी बात, जहां तक गद्दारी का सवाल है, जनता से गद्दारी का क्या होना चाहिए हश्र, वो देख लिया कांग्रेस ने। और सिंधिया जी इनको छोड़ के गए जनता से गद्दारी करने के कारण कि जनता को जो वचन दिए थे आपने उस वचन को भंग किया और गद्दारी की, का खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। और केवल ग्वालियर चंबल ही नहीं, 28 सीटों में से 19 सीटों पर एक बड़े मार्जिन से, आज तक ऐसा बम्पर मेजोरिटी, ऐसी वोट का इतना बड़ा अंतर जीत में कभी नहीं हुआ। जनता ने इस पर मोहर लगाई। आप कहते ना गद्दारी गद्दारी सब गद्दारी, लेकिन ये खुददारी थी जो सत्ता को लात मारकर केवल वचन भंग होने के कारण, उन्होंने कहा मेरा चित्र था, मैंने वचन दिए थे जनता को, आप पूरे नहीं कर रहे हैं। और जब उनसे गुहार लगे उन्होंने बोला सड़क पर उतर आइए। अब मुझे समझ में नहीं आता है, खुद ही कह रहे हैं सड़क पर उतर आइए, और जब कांग्रेस सड़क पर आ गई सब शोर मचा रहे हैं और तड़प रहे हैं सत्ता के बिना। तो ये जब ये सुभद्रा कुमारी चौहान भी याद आ रहा है, इनको सब याद आएंगे अब। लेकिन जब 20 साल से तो ज्योतिरादित्य जी कांग्रेस में थे, उसके पहले माधवराव जी थे, तब इनको याद नहीं आया सिंधिया परिवार का इतिहास या सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता। समझ में नहीं आता है कि जो लोग उसामा को उसामा जी कहते हैं, जो लोग इस्लामी उपदेशक को भारत का एम्बेसडर बनाकर पेश करते हैं, उनको वीजा दिलवाते हैं, उनको यह कहते कि आइए इस्लामिक गणराज्य बनाइए, उनको क्या कहेंगे हम लोग? पूरा देश जानता है कि किस तरह मोहन शर्मा की शहादत को इन्होंने फर्जी बताया था, एनकाउंटर किस तरह मैं बीच में बोलना चाहूंगा मान लीजिए, बात हो जाने दीजिए। और गद्दारी तो आप लोग कांग्रेस ने और कांग्रेस के नेताओं ने जनता के साथ की थी, वो बड़ी गद्दारी थी। कविताएं आप पढ़ा करते थे, जो कविताएं आप पढ़ा करते थे, वो कविताएं आप कांग्रेस पढ़ रही है सिंधिया जी ने, और आप शुद्धिकरण कर रहे हैं। लेकिन जनता जानती है कि इनके कारण लोगों ने वो सत्ता को त्याग कर आए, जनता के हित में आए, ये पूरी जनता समझती है। और जो कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी आज जो ग्वालियर में और ग्वालियर चंबल में केवल इस पर फोकस कर रहे हैं कि सिंधिया को घेरना है, सिंधिया फोबिया हो गया इनको, वो खुद अपने गढ़ में, अपने गढ़ से बाहर कभी नहीं निकल पाए, बाहर निकले तो चुनाव हार गए। और कमलनाथ जी को तो हमारे एक मंदसौर नीमच में रहने के बीच जावद में को मनासा में रहने वाले सुंदरलाल पटवा जी ने हरा दिया वहां जाकर। कौन सी बात कर रहे हैं, कौन सा धनाधार की बात कर रहे हैं? कांग्रेस सिद्धार्थ जी जवाब दे रहे हैं, घर तो दुरुस्त हुआ नहीं, करना चाहिए, महाराज को चुनौती देने चले, बातों पर उनका एतबार हो, इसकी बात करना चाहिए, बजाय गद्दार उद्धार इस तरह की बातें करने से कोई भला होने वाला नहीं। कांग्रेस को पहले पश्चाताप करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। कविता भी वही है, बस उसको सुनाने वाले बदल गए। सिद्धार्थ जी, ब्रजेश जी, चंदेरी के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया बोलते हैं मैं रोडों पे उतरूंगा अतिथि विद्वानों के लिए। आज तक एसी से बाहर नहीं निकल पाए हैं।
और ये जो बात कर रहे थे कि कांग्रेस के लोग उस समय क्यों नहीं बोलते थे, तो मैं बता दूं, जब तक कांग्रेस महल के अंदर बंद रही, हम जैसे खुददार लोगों ने जाके वहां पे माथा नहीं टेका। जिस दिन कांग्रेस आजाद हो गई, हम पूरी तरह से अपने टेकते थे माथा। पूरे अपनी जनता, अपने कार्यकर्ताओं वंशवाद और परिवारवाद की पार्टी में यही होता था, के लिए काम करते थे, ठेकेदारी पर हम प्रथा थी। जाके काम करते थे, नाम तलवे चाटते थे। चंबल ठेके पे, गद्दार के नाम पोषण ठेके पर, ठेके पर, लालू जी जो बोल रहे थे ठेके पर दे दिया कांग्रेस ने। बनाने के लिए वीजा किसने दिया? तो भैया बिरयानी खाने कौन गया था पाकिस्तान बिना बुलाए? आज तक कांग्रेस का इतिहास है, आज तक कांग्रेस के इतिहास में कोई भी इतिहास है, चीन को जमीन दे दी, पाकिस्तान को पीएम को दे दिया, आज हम भुगत रहे हैं उसको। रानी जी गए जिन्ना की मजार पे जाके, और अपने दामाद को कंधार छोड़कर आए थे। आपके जो दामाद थे उनको विमान से कंधार छोड़ने कौन गया था? आपने तो भारत का मुकुट दे दिया उनको, मुद्दे पे आइए सिद्धार्थ जी, मुद्दे पर आइए मालू जी, मुकुट दे दिया, उन्होंने कंधार को धर्मशाला मुद्दे पर बना दी, आइए। आतंकवादियों को पनाह दे दी। यहाँ कांग्रेस ने कभी भी समझौता, उसी की दिशा में चल रहे हैं आप। अखंड वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति ने देश को का बर्बादी की है। और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने आज बता दिया सबका साथ, सबका विकास, और विकास कैसे मालू जी, सिद्धार्थ जी, क्या सिद्धार्थ जी सिर्फ मुद्दा सिंधिया ही होंगे और कोई मुद्दे नहीं बचे अब आपको ग्वालियर चंबल संभाग में? सिर्फ आपका एक ही मुद्दा, मुद्दे पर जाएंगे। और अब राम और लक्ष्मण याद आ रहे हैं, काल्पनिक कहते थे उनको राम लक्ष्मण याद आ रहे हैं। हमारी तो सफलता है कि मैं कि राम लक्ष्मण जान की ये कांग्रेस कहने लगी है। ये भी कीमत, नामक कीमत ये भी आपको चाट जाएगी। सिद्धार्थ जी तो कोई मुद्दे नहीं है, सिर्फ एक ही मुद्दा रहेगा। ये हमारी सफलता है। कौन गया था? जसवंत सिन्हा जी गए थे दामादों को छोड़ने कंधार, कभी उसकी भी संज्ञान ले लिया करो। भाई आप लोगों की सहमति थी, सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस भी थी, जिसने कहा था कि हाँ जो इतिहास पता नहीं है। और विश्वनाथ प्रताप सिंह कहाँ से आए थे? कांग्रेस के ही थे। लोग उसके बाद सर्वदलीय बैठक की थी, सर्वदलीय में सभी दलों ने कहा था, जिसमें कांग्रेस शामिल थी। कांग्रेस इससे झुकला नहीं सकती, कांग्रेस इससे बच नहीं सकती। भारी बैठे होते, 84 में 2 थे, आने वाले समय में सिद्धार्थ जी मुद्दे पर आइए। अच्छा सिद्धार्थ जी, आज तो आप बैठक में भी थे, तो कितनी सीटें जीत रहे हैं? 3 हो गए सिद्धार्थ जी। आप जो है सिंधिया जी चले गए, सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जी, मालू जी, सिद्धार्थ जी लेके जाते थे। 802 से 0 निकल गया, 42 पर आ गए। पेट्रोल भरा था तो वाजपेयी जी बैलगाड़ी से संसद पहुंच गए थे। सिद्धार्थ जी आप करो ना भाई, किसने मना करा? जनता के मुद्दे की बात कर रहे हैं। यहाँ टीवी पर शोर मचाने से, ट्विटर पर, फेसबुक पर कुछ नहीं होता है। जनता के बीच जाइए, जनता आपके साथ आएगी, करिए आंदोलन करिए, हम आपको चुनौती देते हैं। जनता आपके साथ आ रही है, आंदोलन करिए आप। चोरी वाले लोग अंग्रेजों सूर्यकांत जी को दिखाइए। सूर्यकांत जी, सावरकर ने 6 बार माफी मांगी, तो हम लोग वीर सावरकर के लौटूंगा आपके पास, लौटूंगा तो। सूर्यकांत जी, क्या सिंधिया का विकल्प है कांग्रेस के पास, या कांग्रेस के पास कोई ऐसा नेता है ग्वालियर चंबल में जो वो चेहरा बन सकता है, छत्रा बन सकता है? और किस तरह से ब्रिटिश सरकार की चाटुकारिता की थी, कितनी बार जेल से बचे थे लोग, चल रहा है। ये क्रांतिकारी थे जिनके सिद्धार्थ जी, मालू जी, मुझे आपकी आवाज डाउन करना पड़ेगी, प्लीज मुद्दे पर आइए। सूर्यकांत जी बोलेंगे, उन्हीं की आवाज सुनाई देगी। लेकिन इस तरह वीर सावरकर के बारे में, स्वतंत्र वीर सावरकर, सूर्यकांत जी, एक भी कांग्रेस का नेता जिससे देश का विभाजन कराने वाले, दोनों की आवाज डाउन कीजिए, सूर्यकांत जी की सुनाई दीजिए बस। सूर्यकांत जी, क्या विकल्प है कोई कांग्रेस के पास? पूरी कवायद की यूनिवर्सिटी में ज्ञान से नहीं चलेगा जो आपकी भारतीय जनता पार्टी। सूर्यकांत जी आप बोलिए सिर्फ। देखिए, कांग्रेस एक पूरी कवायद श्रीमंत के सामने एक अच्छे नेता को लाने के लिए कर रही है, लेकिन कांग्रेस के पास फिलहाल अभी ऐसा कोई चेहरा नहीं है उस अंचल में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने खड़ा होकर और उनके मुकाबले में आ सके। क्योंकि आप माने या ना माने, भले हमारे कांग्रेस के साथी ये कहेंगे वो पिछला लोकसभा का चुनाव गुनाह में हार गए अपने गृह क्षेत्र में, लेकिन उनका अपना प्रभाव है। चुनाव कभी भी कोई हार सकता है, जीत सकता है, लेकिन अगर आप तो सूर्यकांत जी, सिंधिया को टारगेट करके कांग्रेस फायदे में रहेगी या अन्य मुद्दे उठाएगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा? जब क्या बोल रहे मंत्री थे तब उन्होंने उठाया था रेत माफियाओं का मुद्दा और कहा था मेरे हाथ टिक गए, क्या करें, कैसे निपटेंगे रेत माफियाओं से।
मालूम में अपना कमलनाथ जी के पत्र खिलाफ उन्होंने मुद्दा उठाया था। ठीक, तो ज्योतिरादित्य ब्रजेश जी जी ने कुछ बहुत पूछ सारे रहे हैं मुद्दे आप? उठाए थे, तो क्या गलत किया मैं था? सूर्यकांत जी से पूछ रहा हूँ। सूर्यकांत जी जी जवाब दीजिए, आप, आपकी बात अधूरी रह गई थी। देखिए मैं कह रहा क्या था असल मुद्दे उठाएगी कांग्रेस तो ज्यादा फायदे में रहेगी, या सिंधिया को टारगेट करेगी तो फायदे में रहेगी? निश्चित रूप से अगर असल मुद्दे उठाएगी तो और ज्यादा फायदे में रहेगी। श्रीमंत उनके लिए टारगेट हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने उनकी सरकार गिराई, और वो भी जो सरकार 1.5 दशक के अंतराल बाद बनी थी, वो सरकार अगर गिरी है तो श्रीमंत की वजह से गिरी है, और वो सरकार गिराने की वजह से वो कांग्रेस के टारगेट पर हैं। लेकिन उससे कांग्रेस का ज्यादा भला नहीं होगा। अगर कांग्रेस को अंचल में अपना प्रभाव यथा पुराने तरह दोहराना है या 2018 की तरह दोहराने का प्रयास करना है, तो उन्हें निश्चित तो वो रूप से चेहरा जनता कौन के होगा मुद्दे अंचल उठाने में? होंगे और सड़कों पर उतरना होगा। कांग्रेस इसी सिद्धार्थ जी, सड़कों प्रयागराज पे में- उतरना पड़ेगा। और चेहरा कौन? ग्वालियर चंबल का छत्रप कौन? किसे चेहरा बनाएंगे आप? देखिए इसीलिए आपने देखा सिद्धार्थ होगा जी, सिंह है चेहरे तो कांग्रेस के। दिग्विजय सिंह क्या दिग्विजय सिंह चेहरे रहेंगे ग्वालियर चंबल में? लगातार सक्रिय हो रहे हैं, और उसके अलावा अब गोविंद सिंह ठीक। को भी इसी योजना के तहत उतारा ठीक। गया है। लेकिन मुझे लगता है ठीक है, कि सिद्धार्थ अगर जी, कि युवा क्या गोविंद सिंह- लाते सामने गोविंद सिंह परफेक्ट हैं मुकाबले के लिए? वो तो खुद ही कह चुके हैं कि मैं 2 बार कह चुके हैं कि मैं आखिरी चुनाव है, लेकिन आपने नेता प्रतिपक्ष बना दिया। या दिग्विजय सिंह चेहरे रहेंगे ग्वालियर में? कौन होगा ग्वालियर का नेतृत्व करने वाला उस क्षेत्र का? सिद्धार्थ जी। जी मुझसे पूछ रहे हैं? जी आप ही से पूछ रहा हूँ। देखिए, माननीय गोविंद सिंह जी बहुत वरिष्ठ और बहुत अनुभव वाले नेता हैं, और आप देखिए लगातार 7 बार से वो विधायक हैं, और उनकी क्षेत्र चंबल, संपूर्ण चंबल संभाग के अंदर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, और उनको कार्यकर्ता बखूबी दिल से प्रेम करता है, और वो भी बड़े सरल स्वभाव से मिलते हैं। और उसके ऊपर अगर आप जाएं तो माननीय दिग्विजय सिंह जी जो 10 साल मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान चंबल क्षेत्र के लोगों के लिए दिया था। तो वैसे तो उनका पूरा प्रदेश था, पर चंबल क्षेत्र में उनका विशेष रहता था। और माननीय दिग्विजय सिंह जी का एक एक घर, एक एक कार्यकर्ताओं से दिल का करीबी नाता है, और इसी का आज फायदा मिलता हुआ आप देखिए आज किस प्रकार से अब भारतीय जनता पार्टी कुछ भी बोले, उनकी बातों में अगर आप जाएंगे तो फेसबुक और व्हाट्सएप तो पिछली बार सिंधिया का चेहरा था तो 26 सीटें आपने जीत ली थी, इस बार कितने ले रहे हैं? खबर उड़ा दी कि माननीय दिग्विजय सिंह जी को कोई रिसीव करने नहीं किया, उनके स्वागत में नहीं किया। और अब देखिए युवाओं के बीच में जयवर्धन सिंह जी का जो चेहरा आया है, युवाओं के बीच में बहुत लोकप्रिय है वो, और युवा उनको लाइक कर रहे हैं। युवा जान चुका है आज की डेट में कि कौन सच्चा युवा नेता है, कौन झूठा युवा अगले नेता जयवर्धन सिंह के हमने जयवर्धन सिंह संभालेंगे वहां का नेतृत्व। बहरहाल अब समय भी इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस रणनीति तो बना रही है, 2023 के लिए मुकाबले के लिए तैयार भी हो रही है, और अपने तर्कस में तीर भी सजा रही है, भले ही वो पुराने तीर हों, और नए तीर भी निकालेगी। और लेकिन जिस तरह से इसकी तैयारियां चल रही हैं, क्या ग्वालियर चंबल संभाग में कोई नेता ऐसा सक्षम खड़ा हो सकता है जो सिंधिया से मुकाबला कर सके, या कांग्रेस वहाँ किसी को विकल्प बनता हुआ देख सकती है या बना सकती है? ये देखने की बात होगी, और कौन कितना मुकाबले करने के लिए तैयार होगा और कौन कितना मुकाबला कर पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इंतजार करना होगा कि महाराष्ट्र से मुकाबले की तैयारी में कांग्रेस कितनी सफल हुई और उससे क्या परिणाम मिले, या उनके जाने से कितना नुकसान हुआ जिसकी भरपाई नहीं हो पाई। ये 2023 में ही पता चलेगा। इंतजार कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।